हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर विद के में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 9, 10, 11, 12 साइंस साइड के सारे टॉपिक्स का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके और आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब प्रतिबिंब उल्टा होगा, कब सीधा होगा, कब वास्तविक होगा, कब आभासी होगा, और इसके साथ ही साथ उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो दूरियां हैं उनकी चिन्ह परिपाटी भी हम लोग पढ़े थे। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी वीडियो आसानी से समझ में आएंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र का मतलब है कि यू भी और यफ में संबंध। यू भी और यफ में संबंध। यू क्या है? वस्तु की दूरी। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और यफ क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। इन तीनों में संबंध ही क्या कहलाता है? दर्पण का सूत्र कहलाता है। तो इस सूत्र को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए, बी और सी, दूसरा त्रिभुज है पी, क्यू और आर। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हों, समरूप कब होते हैं दो त्रिभुज? जब इनका कोई दो कोण मान लीजिए इसका कोण ये, इसका कोण पी बराबर हो, कोण बी और कोण क्यू बराबर हो, तो इसका कोई दो कोण इसके कोई दो कोण के बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? समरूप होते हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो समरूपता का नियम होता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। अगर कोई भी दो आकृति समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे और संगत कोण समान होंगे। तो इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा पी क्यू, दोनों का अनुपात लेंगे तो ए बी बटे पी क्यू ये बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर, और ये बराबर होगा हमारा ए सी बटे ये इसके पी आर के। यानी कि जो संगत भुजाएं हैं उन संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा स्टूडेंट्स? वो बराबर होगा। समानुपाती का मतलब यही होता है कि इसकी भुजा बटे इसकी वो भुजा, इसकी दूसरी भुजा बटे इसकी दूसरी भुजा, इसकी तीसरी भुजा बटे इसकी तीसरी भुजा का अनुपात बराबर होगा। इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार बराबर इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, उन सब का अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये कोई गोलीय दर्पण है स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये क्या है? ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, बीच में कहीं आएगा फोकस बिंदु आएगा। तो जो प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, जैसे अगर समांतर आएगी तो टकराएगी दूसरी दिशा में जाएगी, लेकिन जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वो टकराने के बाद फिर उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। यहां पर इस चीज को दिमाग में रखेंगे, इस बात को दिमाग में रखेंगे कि केंद्र से आने वाली, इसको नोट करके कहीं पर लिख लेंगे, नोट करके आप लोग लिख लेंगे, केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है, उसी मार्ग पर लौट जाती है। यानी जिस केंद्र से जो आएगी वो जिस रास्ते से आ रही है स्टूडेंट्स उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद फिर उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। केंद्र से जो आएगी वो टकराने के बाद फिर उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये दो चीजें आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी बटे उन भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, बटा करेंगे तो आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। और दूसरी चीज है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये आप दिमाग में रखेंगे कि जो केंद्र से आएगी प्रकाश की किरण वो टकराने के बाद फिर उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, इधर उधर विचलित नहीं होगी। दूसरी चीज है, एक और चीज है कि ये जो ध्रुव है इसको केंद्र मानते हैं। जैसे कि आप लोग चतुर्थांश पढ़े होंगे, ये केंद्र होता है, ये x, x डैश, y, y डैश,
तो जितनी राशियां इधर होंगी वो प्लस होंगी, जितनी राशियां इधर होंगी वो प्लस होंगी, और जितनी इधर होंगी वो माइनस होंगी, और जितनी इधर होंगी वो भी माइनस होंगी। अर्थात जो इसके ऊपर होगा वो प्लस, जो दाईं ओर होगा वो प्लस, बाकी सब क्या होंगे माइनस। जो इसी प्रकार से यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, तो जो मध्य बिंदु के इस तरफ होगा वो प्लस होगा, जो इस ध्रुव के इस तरफ होगा वो माइनस होगा, जो इस ध्रुव के दाईं ओर होगा, किसी भी दर्पण का जो ध्रुव है ना, इस ध्रुव के जो दाईं ओर होगा उसका मान प्लस होगा, जो बाईं ओर होगा उसका मान माइनस होगा स्टूडेंट्स। तो ये दो चीज आप दिमाग में रख लेंगे। त्रिभुज समरूप क्या होता है, केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण उसी रास्ते पर वापस जाएगी। और अगला है कि ये जो ध्रुव है, ध्रुव के दाईं ओर जो भी रहेगा वो प्लस होगा, और ध्रुव के बाईं ओर जो रहेगा वो क्या होगा माइनस होगा। तो अब आइए इस सूत्र का हम, इसके दर्पण के सूत्र का UVF का संबंध का हम निगमन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हम पहले अवतल दर्पण के लिए प्रूफ करेंगे, इसके बाद में उत्तल दर्पण के लिए प्रूफ करेंगे। दोनों दर्पण के लिए आएगा, और बोर्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन भी आएगा कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण का के सूत्र का निगमन कीजिए, या उत्तल दर्पण के लिए दर्पण के सूत्र का निगमन कीजिए, या UVF में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये अवतल दर्पण के लिए भी आ सकता है और उत्तल दर्पण के लिए भी आ सकता है। तो एक बार हम अवतल दर्पण के लिए करेंगे और एक बार हम उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, अभी नहीं है। जब हम इसके एक और क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे, इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा। आप लोग चित्र को सही से बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर बनाने में इधर उधर थोड़ा हो जाएगा, लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी लाइन तिरछी भी हो सकती है। आप लोग अपनी कॉपी में जब बनाएंगे तो पेंसिल और पटरी की सहायता से आराम से अच्छे से बनाएंगे। तो ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण का ये मान लीजिए क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और ये इसको क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, वक्रता केंद्र है। अब देखिए, एक वस्तु को हम अनंत और C के बीच में कहीं पर यहां पर मान लीजिए रख दे रहे हैं। अनंत और C के बीच में का सीधा मतलब है कि हम इसको यहां पर रख दे रहे हैं। ये वस्तु है, ये इस पर लंब रहेगा, वस्तु सीधा ऐसे होता है। तो इस वस्तु का नाम दे रहे हैं A और B। इस वस्तु का हम नाम दे रहे हैं A और B। ये कोई वस्तु है स्टूडेंट्स, इस वस्तु का हम नाम दे रहे हैं AB, और ये वस्तु है। तो इस वस्तु से चारों तरफ प्रकाश की किरणें निकलेंगी। ये आपको बताया जा चुका है कि प्रकाश की किरणें आती हैं, इस वस्तु से टकराकर हर तरफ परावर्तित होती हैं, हमारी आंख पर पड़ती हैं तो हम देखते हैं। इसका जो भाग मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इधर वाला परावर्तित होकर मेरी आंख पर पड़ रहा है, और इधर वाला परावर्तित होकर कैमरे में कैप्चर होकर आप देख रहे हैं। तो इसका इधर वाला भाग मैं नहीं देख रहा हूँ, इधर वाला भाग आप नहीं देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इस यहाँ से बहुत सारी किरणें परावर्तित होकर इधर उधर जाएंगी। तो कुछ किरणें मुख्य अक्ष के क्या जाएंगी, समांतर। कुछ किरणें मुख्य अक्ष के मान लीजिए समांतर चली गई। ये प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है, इससे एक प्रकाश की किरण निकली और वो मुख्य अक्ष के कहाँ चली गई, समांतर। तो आप बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं। जब मैं आपको दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं वाला वीडियो में आपको बताया गया है, वो मैं आपको पढ़ाया हूं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं वाले लेक्चर में, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु का नाम है फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। तो ये यहाँ टकराएंगी, टकराने के बाद ऊपर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इसका तल इस प्रकार से झुका हुआ है, तो नीचे की ओर आएंगी। तो इस प्रकार से ये नीचे की ओर आएंगी, और जहां ये इस तरह से टकराकर नीचे की ओर आएंगी, इस तरह से टकराकर नीचे की ओर आएंगी, और जहां पर इसको काटेंगी इसका नाम है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इससे बहुत सारे प्रकाश की किरण निकली, तो एक मुख्य अक्ष के क्या गया, समांतर गया। कहीं भी जा सकता है, हमको जिसका काम है वही लेंगे, हर तरफ प्रकाश की किरण निकलेंगी। तो यहाँ पर एक मुख्य अक्ष के समांतर गया, टकराया, टकराने के बाद इस तरफ चला आया,
अब मान लीजिए दूसरी प्रकाश की किरण जो निकली वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। मान लीजिए दूसरी प्रकाश की किरण जो निकली वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के इस तरह से गई, यहाँ पे टकराएगी। तो आपको अभी मैं बताया हूं, वीडियो के शुरुआत में बताया हूं कि जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आएगी, टकराने के बाद फिर उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अभी बताया गया है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद फिर उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर देखिए, ये दोनों प्रकाश की किरणें एक ही वस्तु से आ रही हैं। ये वस्तु ए भी है ना, ये दोनों प्रकाश की किरणें एक ही वस्तु से आ रही हैं और परावर्तित होकर एक दूसरे को काट रही हैं। देखिए ये टकराकर इधर आ रही थी, ये टकराकर इधर जा रही थी और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो जब एक ही वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो जहां पर काटेंगी स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर इस वस्तु का क्या बनेगा? इसको ऐसे मुख्य अक्ष से मिला देंगे और इसको नाम दे देंगे ए डैश बी डैश, क्योंकि ये उसका क्या है? प्रतिबिंब है। तो इसका नाम ए बी है तो इसका नाम ए डैश और बी डैश रख देंगे। मुख्य अक्ष पर लंब डाल के इसको मिला देंगे तो ये ए डैश बी डैश, ये इसका क्या है? प्रतिबिंब है। अब आपको बताया गया है पिछले वाले लेक्चर में कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र एफ और सी के बीच बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बन रहा है और किरणें डाट डाट में नहीं बल्कि सीधे एक दूसरे को वास्तविक रूप में काट रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर नहीं काट रही हैं, मुख्य अक्ष के नीचे काट रही हैं, तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे काट रही हैं। इसलिए तीर यहां पर ऊपर था तो तीर यहां पर क्या लगाएंगे? नीचे लगाएंगे। मुख्य अक्ष के नीचे काट रही हैं तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा। और वस्तु से देखो, ये वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब उससे क्या है? छोटा है, तो वस्तु से छोटा भी बनेगा। ये चीजें कल आपको अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना वाले टॉपिक में बताया गया है। तो इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। इसका नाम, ये ए बी वस्तु है, ये सी वक्रता केंद्र है। एक प्रकाश की किरण समांतर जाएगी तो टकराकर फोकस बिंदु से जाएगी, दूसरी हमारा वक्रता केंद्र से जाएगी तो टकराकर उसी रास्ते पर वापस आएगी। तो ये भी परावर्तित होकर आ रही है, ये भी परावर्तित होकर आ रही है। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक रूप से काट रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है तो उल्टा बनेगा। और कंडीशन है कि अगर अनंत और सी के बीच होगा तो एफ और सी के बीच बनेगा। तो अनंत और सी की, यहाँ इधर अनंत है इधर सी है, दोनों के बीच में वस्तु को रखे हैं तो एफ और सी के बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब हम इसमें कुछ गणितीय और ज्यामितीय संक्रियाओं का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ संबंध हमको निकल कर यहां से हमको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे, इस चित्र में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, जो मैं बताने जा रहा हूं उन चीजों को आराम से समझने की कोशिश करेंगे और जो मैं बताऊंगा आप लोग कॉपी में चित्र बनाकर उन पर ऐसे अपने पेन को चलाकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और वीडियो देखने से केवल फायदा नहीं होगा, आप कॉपी और पेन ले करके बैठिए, जो जो बताया जाए उसको लिखिए, वीडियो को पॉज करके, फिर सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी और आपका एक अच्छा नोट्स तैयार होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, देखिए ए बी सी त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है तो ये समकोण त्रिभुज है। ए डैश बी डैश और सी ये वाला है, यहाँ पर ये भी इस पर लंब है क्योंकि यहाँ से इस पर लंब खींचे हैं तो ये भी इस पर लंब है, ये प्रतिबिंब वाला, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। कंफ्यूज नहीं होना है,
ए डैश बी डैश सी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और ए बी सी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। तो अगर ये त्रिभुज, ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसकी भुजा ये लंब बटे लंब और आधार बटे आधार आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं, समरूप हैं। चाहे आप ऐसा लिखिए, चाहे समरूपता का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो समरूप हैं इसलिए ए बी लंब बटे लंब, ए बी बटे ए डैश बी डैश और बराबर ए सी आधार बटे आधार, ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अनुपात इसका इसका और इसका इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो इसको आप मानेंगे समीकरण नंबर 1। इस त्रिभुज से हमको ये संबंध पता चला। अब आते हैं यहां पर, देखिए ये जो त्रिभुज है यम यफ यन, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये इसको डाट डाट यहाँ पर लंब खींचे हैं, ये यन है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता। ये कर्व है तो त्रिभुज कैसे बनेगा? यम यफ यन ये जो त्रिभुज है, वैसे इसके बीच में बहुत मामूली सा गैप है। ये जो यन और पी के बीच में गैप है बहुत ही मामूली सा है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, लगभग नगण्य है। तो यम यफ यन और ये डैश बी डैश यफ, इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले, देखो ये वाला त्रिभुज दोस्तों और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को देखिए तो ये दोनों भी समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ पर ये 90 अंश है, यहाँ पर ये 90 अंश है, तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो ये दोनों भी क्या होंगे? समरूप होंगे। यहां से लिखेंगे तथा त्रिभुज यम यफ यन, यम यफ यन ये समरूप है। ये समरूपता का चिन्ह है स्टूडेंट्स, समरूपता का ये चिन्ह होता है। गणित में आप लोग इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ये समरूपता का चिन्ह है। त्रिभुज ये डैश यफ बी डैश, ये डैश यफ बी डैश, देखिए स्टूडेंट्स ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, तो यहां से इसका लंब बटे लंब आधार बटे आधार आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लंब बटे लंब आधार बटे आधार आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका लंब है यम यन और इसका लंब है ये डैश बी डैश, तो ये हो जाएगा यम यन बटे ए डैश बी डैश, इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार, ये बराबर होगा। इसका आधार है यन यफ और बटे इसका आधार है ए डैश यफ। चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात इसका लंब बटे उसका लंब और इसका आधार बटे उसका आधार आपस में बराबर होगा। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो यमियन है, चित्र से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहां से जो यमियन है वो इस AB के बराबर है, क्योंकि ये रेखा समांतर है, ये इसके समांतर है। तो जब ये इसके समांतर है तो ये और ये बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि यमियन बराबर है AB के, देखिए यहां से चित्र से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ये यमियन और ये AB बराबर है, क्योंकि ये इसके समांतर है और दोनों की लंबाई समान होगी। तो यमियन और AB बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो जहां पर यमियन लिखा है उसके जगह पर AB को हम लिख सकते हैं। दो चीजें बराबर है तो इसकी जगह पर उसको लिख सकते हैं।
तो इसके जगह पर ए बी लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश, एम एन के जगह पर ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 में ए बी बटे ए बी ए डैश बी डैश है, समीकरण 2 में भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है, और यहाँ ए बी बटे ए डैश बी डैश इसके बराबर है। तो जहां ए बी बटे ए डैश बी डैश लिखा है उसके जगह पर ये लिख सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर है। एल एच एस, इसका एल एच एस और इसका एल एच एस बराबर है, तो दो समीकरणों के अगर एल एच एस बराबर हैं तो उनके आर एच एस भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। तो यहां पर एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एल एच एस बराबर है तो आर एच एस क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी और बराबर होगा एन एफ बटे ए डैश एफ, एन एफ बटे ए डैश एफ। ये यहां से हमको इतनी संक्रियाएं करने से हमको ये चीज मिली है, ये रिलेशन हमको मिला है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर चूंकि इसके बीच बहुत कम गैप है तो लगभग में हमारा जो एन एफ है वो पी एफ के बराबर होगा। ऐसे ना समझ में आए तो देखिए इस तरह से एक यहां पर है, एक यहां पर है और ये पूरा है। तो चाहे आप यहां से ये नाप लीजिए और चाहे आप यहां से ये नाप लीजिए, तो ये दोनों जो माप मिलेगा आपको, जो इसको मापेंगे तो जो मिलेगा स्टूडेंट, तो ये वाला लगभग इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि लगभग हमारा एन एफ ये पी एफ के ही बराबर है, क्योंकि इसके और इसके बीच में बहुत कम गैप है, इसके और इसके बीच में गैप जो है बहुत कम है। तो यहां से लिखेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो हमारा जो एन एफ है वो लगभग में पी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो एन एफ बराबर होगा पी एफ के लगभग में। तो एन एफ पी एफ के बराबर है, अर्थात जहां एन एफ लिखा है वहां पे हम पी एफ लिख सकते हैं। तो यहां पर एन एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी बराबर एन एफ के जगह पर पी एफ बटे ए डैश एफ। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। स्टूडेंट्स इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां से देखेंगे इन सब में, यहां से हम ये जो दूरियां हैं इन सब पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे यही चीज जो मैं करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। जितने भी स्टूडेंट्स इन सब चीजों को पढ़ते हैं यहां तक तो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इसके आगे जो ये यहाँ पर चेंजिंग होगी, जो परिवर्तन हम करेंगे, वहीं पर सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इन सबको आप बहुत ही आसानी से और सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ टफ नहीं है, कुछ कठिन नहीं है। अभी तक जितनी चीजें बताएगी सब आपके समझ में आसानी से आया होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, रोको यार, इस AC को लिख सकते हैं PA माइनस PC। अब ये आपके समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए मैं अलग से चित्र बनाता हूं। अब देखिए यहां पर ये हमारा A है, ये हमारा C है, ये हमारा F है और ये हमारा P है। तो अभी हम F को नहीं लाएंगे बीच में। ये हमारा A है, ये हमारा C है, ये हमारा P है। तो ये जो हमारा AP या PA है, ये PA हमारा ये हो जाएगा PC प्लस AC। अगर ये 4 हो, ये 6 हो तो पूरा 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा इसको और इसको जोड़ने पर ही तो बनेगा। तो ये हमारा PA बराबर हो जाएगा PC प्लस AC। इस PC और AC को जोड़ेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा। PC और AC को जोड़ेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा। अब यहां से PC प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा PA माइनस PC और बराबर हो जाएगा AC के। तो AC बराबर होगा PA माइनस PC, इधर आएगा माइनस हो जाएगा PA माइनस PC के। ये जो हमारा AC है इस पूरे में से इतने को घटा देंगे, पूरे डंडे में से इतने को घटा देंगे, इतने को, तो हमारा यही मिलेगा। यानी AC पूरा डंडा क्या है PA में से PC को घटा देंगे तो हमारा AC मिल जाएगा। तो AC के जगह पे लिख सकते हैं PA माइनस PC। तो यहां पर स्टूडेंट्स AC के जगह पे लिख सकते हैं PA माइनस PC, यहां पर AC के जगह पर लिख सकते हैं PA माइनस PC, AC की जगह पे लिख सकते हैं PA माइनस PC। अब देखते हैं यहां पर हमारा A डैश C है, तो देखिए ये हमारा C है और ये हमारा A डैश है और ये हमारा P है। देखिए यहां से इसके बीच का हम दिखा रहे हैं C, A डैश और P, इसको चेंज कर रहे हैं। C है, सिर्फ अब इतना बना रहे हैं स्टूडेंट्स, C है, A डैश है और P है। अब इसको समझेंगे तो यहां पर देखेंगे C, A डैश, P को देखेंगे तो यहां से C, A डैश को लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, क्योंकि इस पूरे में से इतने को घटा देंगे तो यही मिलेगा। ये पूरे में से हम इस पूरे PC में से हम PA डैश को इतने को हटा देंगे, अगर मिटा दें, इतने को छिपा दें तो यही नहीं मिलेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं A डैश C या CA डैश बराबर, A डैश C या CA डैश बराबर हमारा हो जाएगा, पूरा है PC और माइनस हो जाएगा PA डैश, माइनस हो जाएगा PA डैश। तो यहां पर बटे में A डैश C के जगह पर लिख सकते हैं, A डैश C के जगह पर लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, और बराबर ये PF है, इसको इसे PF लिख देंगे, बटे देखेंगे स्टूडेंट्स A डैश F है। आइए देखते हैं A डैश F, अब की बार A डैश F है तो ये पूरा लेंगे, A डैश है, ये हमारा A डैश है, ये हमारा F है और ये हमारा P है यहां तक। तो A डैश F को फिर उसी तरह चेंज करेंगे, इस पूरे में से अगर इतने को घटा दें, इस पूरे में से अगर इतने को हम घटा दें तो हमारा यही बच जाएगा। यानी पूरा है PA डैश में से PF को हटा दें तो हमारा A डैश F आ जाएगा। तो A डैश F को लिख सकते हैं, पूरे में से उसको घटाएंगे तो PA डैश माइनस PF, इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस पूरे में से, ये पूरा डंडा है, ये और ये है, तो इस पूरे डंडे में से इतने को घटा देंगे अगर, इतने को, तो हमको यही मिलेगा। तो पूरा है हमारा PA डैश और घटाएंगे PF को तो मिलेगा ये। तो ये हम A डैश F की जगह पर लिख देंगे PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF, यहां से इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा वस्तु है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा प्रतिबिंब है और ये हमारा फोकस बिंदु है और ये हमारा ध्रुव है। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो PF हमारा हो जाएगा फोकस दूरी के, परंतु ये आपको वीडियो के शुरुआत में बताया गया है, ये हमारा मध्य बिंदु है या मूल बिंदु है, दर्पण का ध्रुव है, तो इसके जो बाईं ओर रहेगा सब माइनस होगा, दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बाईं ओर सब माइनस होगा, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ये PF हमारा फोकस दूरी है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, और PC हमारा वक्रता त्रिज्या है, तो ये भी बाईं ओर है, बाईं ओर, तो इसको भी माइनस लगा देंगे। और ये हमारा PA डैश, ये प्रतिबिंब है, और ये PA डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी है। PA डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो PA डैश हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की स्थिति को या प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, इसके आगे भी माइनस लगा देंगे क्योंकि ये भी इस तरफ है। और हमारा ये जो PA है,
ये हमारा वस्तु है, ये हमारा वस्तु है, वस्तु, ये भी वस्तु है। तो P ये हमारा वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग U से प्रदर्शित करते, इसके आगे भी माइनस लगा देंगे। तो चूंकि सब माइनस में है तो यहां पर इन सब का मान उठा करके इसमें रखेंगे, इन सब। तो यहां से देखेंगे ये PA है, PA के जगह पे रखेंगे माइनस U। देखिए PA के जगह पर रखेंगे माइनस U, तो यहाँ हो जाएगा PA के जगह पे माइनस U, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, माइनस लिखेंगे। PC के जगह पर है माइनस R, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस R। दो माइनस एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए एक को ब्रैकेट में रखें, बटे ये हमारा PC है, PC के जगह पर माइनस R, माइनस PA डैश के जगह पर माइनस V, तो दो माइनस एक साथ नहीं रह सकते, इसको ब्रैकेट में। PF के जगह पर हमारा माइनस F, बटे PF के जगह पर माइनस F, बटे PA डैश के जगह पर माइनस V, PA डैश के जगह पर माइनस V, फिर माइनस है माइनस PF के जगह पर माइनस F, तो ब्रैकेट में माइनस F। इस तरह से जो मान यहाँ से है यहाँ लाके रख देंगे, कुछ भी कठिन नहीं है। अब ये हो जाएगा माइनस U, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस R, बटे ये माइनस R, माइनस माइनस प्लस V, बराबर हो जाएगा माइनस F और बटे माइनस V, माइनस माइनस प्लस F। इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं R बराबर होता है 2F के, ये संबंध आपको बताया जा चुका है। R बराबर होता है 2F के, तो जहां जहां R है वहां वहां 2F लिख देंगे, जहां जहां R है वहां वहां 2F लिख देंगे। तो यहां पर जहां जहां R है वहां वहां 2F लिखेंगे, तो ये हो जाएगा R प्लस में है, प्लस वाले को पहले लिख दें और माइनस वाले को बाद में लिख दें। तो यहाँ पे R है, तो ये हो जाएगा R के जगह पर 2F, तो 2F माइनस, ये माइनस वाले को बाद में लिखें U, बटे ये हमारा V पहले हो जाएगा, V माइनस R के जगह पर 2F, ये हो जाएगा 2F, बराबर है तो बराबर लगा देंगे, ये हमारा माइनस F है तो माइनस F हो जाएगा, बटे में है F माइनस V, ये हो जाएगा F माइनस V। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम तिरछा गुणा करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम तिरछा गुणा करा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2F माइनस U बटे V माइनस 2F और बराबर माइनस F बटे F माइनस V। इस लाइन को यहाँ पे लिख दिया गया है, ये हमारा यही है। तो अब हम इसका तिरछा गुणा करा देंगे, तो तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2F माइनस U का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा F माइनस V, और बराबर इसका गुणा उसमें होगा तो ये माइनस F है और ये हो जाएगा V माइनस 2F। ये दो इस तरह से इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा। तो एक बार इसका गुणा इन दोनों में कराएंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कराएंगे, फिर एक बार इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कराएंगे। तो 2F का गुणा F में कराएंगे तो हो जाएगा 2F स्क्वायर, और यहाँ आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2F का गुणा V में कराएंगे तो हो जाएगा 2FV। इसका गुणा दोनों में हो गया, तो अब इसका गुणा कराएंगे तो माइनस, यहाँ प्लस आगे छिपा है, माइनस प्लस का गुणा माइनस, U का गुणा F इसमें कराएंगे F में तो UF हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, U का गुणा V में कराएंगे तो UV हो जाएगा, बराबर माइनस के साथ F का अंदर गुणा कराएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो माइनस का गुणा, माइनस F का गुणा V में कराएंगे तो माइनस VF हो जाएगा, माइनस VF हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस, F का गुणा इसमें कराएंगे तो 2FF का गुणा F स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे
2f स्क्वायर प्लस में है और बराबर के उधर भी 2f स्क्वायर प्लस में है, तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये और ये हमारा कट जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये u f यहाँ माइनस है, इसको उधर ले जाएंगे, एफ भी या वी एफ ये भी माइनस है, इसको उधर ले जाएंगे। तो इन जितने माइनस वाले हैं इन सबको उधर ले जाएंगे, तो इधर बचेगा u और v बचेगा, इधर बचेगा u v, यही बचेगा। इन सबको उधर ले जाओ, बराबर के उस तरफ ले जाओ, तो बराबर यहाँ पर u v f है माइनस में, तो माइनस में v f लिखेंगे और ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा प्लस 2f भी या v f एक ही है। चाहे आप 2 गुणे 5 लिखो, चाहे आप 5 गुणे 2 लिखो, दोनों का उत्तर 10 आएगा। तो चाहे आप भी एफ लिखो, चाहे एफ भी लिखो, दोनों एक ही है। तो यहां पर एफ बी को हम भी एफ लिखते रहे, 2v f और माइनस यू एफ है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस यू एफ। तो यू भी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2v f में से v f घटेगा तो v f बचेगा, क्योंकि 2v f में से v f घट जाए, और प्लस यू एफ, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, u इंटू वी इंटू एफ से भाग कर देंगे, लिखेंगे ऐसे, उपरोक्त समीकरण में u भी एफ से भाग करने पर स्टूडेंट्स, उपरोक्त समीकरण में u भी एफ से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा u b बटे u भी एफ से इसमें भाग करेंगे, और बराबर यहाँ पे है भी एफ बटे हो जाएगा u भी एफ और प्लस यू एफ बटे यू भी और एफ। तो यहां से देखेंगे u से u कट जाएगा, इससे भाग करेंगे मतलब सबके बटे में कर देंगे, तो u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, यहाँ से v से v कट जाएगा, f से f कट जाएगा, यहाँ u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और नीचे बचेगा f, और बराबर यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और नीचे बचेगा u, प्लस ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और नीचे बचेगा v। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये हमारा दर्पण का सूत्र है। u b f में इस प्रकार से हम संबंध निकालेंगे, हमको संबंध मिलेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण का क्या है, सूत्र है, दर्पण का सूत्र, मिरर्स फार्मूला, या u b f में ये संबंध है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन u v एंड f। तो इस प्रकार से हम u और v और f में संबंध निकालेंगे और इसी के साथ ही हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय आवर्धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ये रेखीय आवर्धन होता क्या है, इसको मैं प्रैक्टिकली भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ही मान लीजिए कोई वस्तु है, अब इस वस्तु का गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब इससे कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनता है, यानी जो प्रतिबिंब है वो इस वस्तु से कितना बड़ा या कितना छोटा बनता है, वही उसका आवर्धन होता है, वही उसका मैग्निफिकेशन होता है। उस दर्पण का जो मैग्निफिकेशन होता है, जो आवर्धन होता है, वो यही बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो मिरर उसको कितना मैग्नीफाई करता है, कितना उसको वो आवर्धित करता है, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, उस दर्पण का क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हमारा इमेज है, प्रतिबिंब है, वो वस्तु का कितना गुना है, वस्तु का कितना गुना है, इसी को हम कहते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का सीधा मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु का कितना गुना ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं।
यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात यानी बटा, वो हमारा आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से, स्मॉल यम से। और बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं, पर प्रतिबिंब की लंबाई को स्टूडेंट्स आई से प्रदर्शित करते हैं, और बटे वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर फार्मूला निकल के आता है आई बटे वो, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो लंबाई और लंबाई कट जाएगी, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन बराबर होता है आई बटे वो। यम बराबर आई बटे वो फार्मूला हमको पता चल गया आवर्धन का। और प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है स्टूडेंट्स कि जो हमारा यम होता है ये आई बटे वो के बराबर तो होता है, और ये हमारा माइनस भी बटे यू के बराबर भी होता है। यहाँ पर ये भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और यू क्या है? वस्तु की दूरी है। तो यम बराबर आई बटे वो बराबर माइनस भी बटे यू। तो स्टूडेंट्स ये आवर्धन का सूत्र है, और दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इन फार्मूलों को याद कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ज्यादा नंबर में आते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। यदि इस वीडियो में कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आया है तो वो भी कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।